पांच की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। तालिबान को लेकर पूरी दुनिया में खलबली है और भारत की चिंताएं भी हैं, लेकिन भारत के मसले भी कम नहीं है। हमारी जो रोजी रोटी और रसोई का मसला है वो इस वक्त में बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पर महंगे सिलेंडर की मार फिर से पड़ गई है। पहले तो ऐसा होता था कि तेल कंपनियां बीच बीच में महीने की शुरुआत में ये तेल की कीमतों के बढ़ने के साथ ही रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ा देती थी, लेकिन अब तो महीने के बीच में भी उन्होंने शुरू कर दिया है। महीने के बीचों बीच, यानी कि 18 तारीख है आज आप देखिए कि कई शहरों में, ये बड़े शहरों के दाम है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से दाम बढ़े हुए हैं। 25 रुपये महंगा कर दिया है सरकारी तेल कंपनियों ने दाम रसोई गैस के। तो अब बड़े शहरों में अगर आप देखिए कि चेन्नई में 875 के भाव में मिल रहा है एक गैस का सिलेंडर, लखनऊ में 857 का है, अहमदाबाद में 866 रुपये का है। और ये रसोई के जो दाम हैं, इनसे आप सीधे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कि मध्यम वर्ग की कमर टूट रही है, तो ये जो कीमतें हैं ये दरअसल उसे सचमुच में तोड़ देती हैं। एक तरफ पेट्रोल वो 100 रुपये के भाव में ख़रीदे और दूसरी तरफ रसोई गैस में तकरीबन 850-900 रुपये खर्च करे। हमारे साथी हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, तेल कंपनियां क्या वजह बता रही हैं इस 25 रुपये की बढ़ोतरी के पीछे? देखिए, तेल कंपनियों की दलील है कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो कीमतें तय करने की जो प्रक्रिया है उसके तहत ही ये फैसला किया गया। और जैसे जैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ता है, इंडियन ऑयल के एक अधिकारी कह रहे थे कि जैसे जैसे हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ता है उसी अनुपात में ये कीमतों में हम बदलाव करते हैं। जब इनपुट कॉस्ट घटता है तो कीमतें घटाई भी जाती हैं। तो ये जो है वो एक रिफ्लेक्शन है कि इस वक्त जो इनपुट कॉस्ट है एक एलपीजी सिलेंडर को भरने का, उसको ध्यान में रखकर ये फैसला उन्होंने किया है। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि ये फैसला ऐसे वक्त पर किया गया है जब देश में महंगाई दर पहले से काफ़ी ऊंचे स्तर पर है, और विशेषकर जो पिछड़े तबके के लोग हैं जिन्होंने अब धीरे धीरे एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करना शुरू किया है, उन पर इनका सबसे ज़्यादा बोझ पड़ेगा। मैं थोड़ी देर पहले तेल अर्थशास्त्री किरीट पारिक से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि देखिए, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो है कोरोना संकट के इस दौर में वो काफ़ी ज़्यादा है, विशेषकर पिछड़े वर्ग में। और एक तरफ सरकार पीएम उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के ज़रिए जो गरीब लोग हैं, पिछड़े तबके में रहते हैं, उनको प्रोत्साहित कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी का इस्तेमाल करें। लेकिन दूसरी तरफ इस अनुपात में जिस तरह से इवन सब्सिडी वाले जो सिलेंडर हैं उसकी कीमतों में भी 25 रुपये की बढ़ोतरी जो है, उससे किरीट पारिक कह रहे थे कि मुझे आशंका है कि एक तबका ज़रूर होगा जो इस बारे में ज़रूर सोचेगा कि क्या जो पिछला जो उनका अपना एक सिस्टम था जिसमें वो जंगल से लकड़ियों लाकर अपना खाना बनाते थे, क्या ऐसे जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे अगर इसी रफ्तार से महंगाई के इस दौर में एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी, विशेषकर जो सब्सिडी वाले सिलेंडर हैं उसको अगर कीमतें बढ़ाई जाएं, तो निश्चित तौर पर बढ़ी हुई महंगाई के इस दौर में, आर्थिक संकट के इस दौर में आम लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए निश्चित तौर पर एक बुरी खबर है ये। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं अश्लील फिल्मों के केस में फंसे हुए राज कुंद्रा की। राज कुंद्रा के मामले में दरअसल जो मुख्य मामला है जिसमें उनको अभी भी बेल मिलनी बाकी है, ये मसला अलग है। ये जो दूसरा मसला है, ये इसमें जो हाई कोर्ट है यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। राज कुंद्रा को महाराष्ट्र साइबर सेल से जुड़े एक केस में अंतरिम राहत मिली है। ये वो मसला नहीं है जिसमें वो जेल में है इस समय। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी की सुनवाई अगली तारीख तक टालते हुए तब तक कुंद्रा को इस केस में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। साल 2020 में इंटरनेट के जरिए अश्लीलता फैलाने की एक शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ था। हमारे साथ और जानकारी के लिए सुनील हैं। सुनील, ये जो मसला है ये किस तरीके से उस मसले से अलग है जिसमें वो जेल में है, और ये जो केस है इस केस में तब गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी, ये अगर हमारे दर्शकों को आप साफ करके बता पाएं। देखिए अक्षय, जिस केस में राज कुंद्रा फिलहाल गिरफ्तार है वो मुंबई की क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल कर रही है जांच। हालांकि मामला मालोनी पुलिस थाने में दर्ज हुआ था जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये जो केस है ये महाराष्ट्र साइबर पुलिस में दर्ज की गई थी साल 2020 में। आरोप लगा था कि इंटरनेट के जरिए अश्लीलता फैला रहे हैं, और उसमें एक शर्लिन चोपड़ा जो अभिनेत्री हैं उनका एक वीडियो था जो कि बाथटब में, जिसको लेकर शिकायत की गई थी। उसमें कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हुई थी
और उसमें सलीम चोपड़ा का बयान आया था। उसके बाद उन्होंने जो अपने बयान में राज कुंद्रा का नाम दिया था और ये बताया था कि उनकी जो आर्म्स प्राइम कंपनी है उसने एक ऐप बनाया था, उनके साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था और उनकी जो है जो वीडियो है बना के उसमें वो अपलोड करना था। लेकिन ये जो बात हुई थी, एग्रीमेंट बना था, वो विदेशों के ऐप के लिए था, लेकिन वो कहीं न कहीं हिंदुस्तान के ऐप में या यहाँ पर भी लीक किया गया, ऐसा उनका बयान था। जिसके बाद राज कुंद्रा से भी पूछताछ हुई, उनसे भी जांच पड़ताल हुई थी उस संदर्भ में। तो वो उस समय से शक के दायरे में थे। लेकिन अब चूंकि जब ये मामला प्रॉपर्टी सेल वाला मामला कट गया और उसमें गिरफ्तारी हो गई, तब वहाँ भी अब अंदेशा हो गया है कि उसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसीलिए पिछले दिनों सेशन कोर्ट में उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन वहाँ पर सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। तब वो बॉम्बे हाईकोर्ट आए हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान उन्हें अगली तारीख तक के लिए सिर्फ एक राहत दी है कि तब तक गिरफ्तारी न हो, 25 अगस्त से अगली तारीख। लेकिन ये बहुत बड़ी बात या राहत हम नहीं कह सकते, क्योंकि खुद राज कुंद्रा अभी वर्तमान में खुद जेल में हैं, वो जेल हिरासत में ही चल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। और राज कुंद्रा को भले ही बड़ी राहत ना मिली हो, लेकिन शशि थरूर साहब जो कि सांसद भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, चेहरे भी हैं, उनको एक बड़ी राहत मिल चुकी है। सुनंदा पुष्कर जो कि उनकी पत्नी थी, उनकी खुदकुशी के मामले में उनके ऊपर उन खुदकुशी के लिए उकसाने का केस चल रहा था। इस केस में अब शशि थरूर को बरी कर दिया गया है। आत्महत्या के उकसाने का मामला उनके ऊपर नहीं बना है। सुनंदा पुष्कर की मौत 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में हुई थी। 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर की मौत जब हुई तो इसमें सुनंदा पुष्कर का एक पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टर्स ने बताया कि सुनंदा के शरीर पर 12 से ज्यादा निशान मिले। उनके शरीर में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये कहा जा सकते थे कि सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हुई थी। और अब बात करते हैं मुंबई की कि किस तरीके से मुंबई में मॉल्स जो हैं वो खुले तो, लेकिन 2 दिन बाद ही बंद करने की नौबत आ गई, क्योंकि तमाम मॉल्स ने मिलकर मुख्यमंत्री से ये गुहार लगाई है, चिट्ठी लिखी है कि हम मॉल्स खोलने में असमर्थ हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि आपने जो नियम लगाया है मॉल्स में अंदर जाने के लिए और जो कर्मचारियों के काम करने के लिए, वो है कि आपके पास जो जितने भी काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हों, वो उन्होंने 2 डोज लगवा लिए हों वैक्सीन के। और ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि 80% कर्मचारी 18 से 44 साल की उम्र के हैं, जिनके का जो ब्रैकेट है या जिनके लिए जो स्लॉट है वो बाद में खुला है। तकरीबन 5 महीने बाद 15 अगस्त को बड़ी ही उम्मीद के साथ मुंबई और आसपास के मॉल खुले, लेकिन खुलते ही सारी उम्मीद पर पानी फिर गया, क्योंकि मॉल में घुसने के लिए टीके के 2 डोज पूरे होने की सरकारी शर्त बड़ी बाधा थी। नतीजा, शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मॉल को फिर से बंद करने का फैसला लेना पड़ा। एसोसिएशन का कहना है कि उनके 80% कर्मचारी 18 से 44 साल उम्र के हैं, जो टीकाकरण नियमों की वजह से दूसरा डोज नहीं लगवा पाए हैं। 20-22 साल के जो बच्चे ग्रेजुएशन करके आते हैं और 40-45 साल की उम्र तक के एम्प्लॉयज रहते हैं, और वो अभी एलिजिबल नहीं है सेकेंड डोज के लिए, क्योंकि सरकार ने वो टाइम पीरियड बढ़ा दिया, 6 वीक से 8 वीक कर दिया गया, 7 वीक कर दिया गया। तो उसके रहते रिटेलर्स के पास इतना स्टाफ नहीं है कि दुकानें खोली जा सकें। हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जिन लोगों को एक टीकाकरण हो गया है, कम से कम उन्हें एम्प्लॉयज़ को आने दिया जाए, और जो कस्टमर्स भी हैं जहां पे एक टीकाकरण हो चुका है उन्हें आने दिया जाए। और जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उनके लिए हम टेस्ट करवा के, एक अगर नेगेटिव रिपोर्ट आता है, और हर 14-15 दिन में उनका दोबारा टेस्ट करवाया जा सकता है। महाराष्ट्र में तकरीबन 90 मॉल और शॉपिंग सेंटर हैं। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं और सालाना 40 से 45 हजार करोड़ का कारोबार है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद से सब बंद पड़ा है। 90 के करीब मॉल हैं महाराष्ट्र में। कुछ 40 से 45 हजार करोड़ का जो कंजम्पशन उनको मिलता है वो नहीं मिल पाया, और 5 महीने से मॉल बंद हैं महाराष्ट्र में, और उसका काफ़ी नुकसान है फाइनेंशियल। मॉल्स के जो प्रबंधक हैं वो अब सरकार से विनती कर रहे हैं कि सरकार अपने निर्णय पे विचार करे और थोड़ी शिथिलता दे, ताकि ये कारोबार शुरू हो सके, तो एक अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो भी शुरू हो सके। और सुरक्षा तो करनी है, लेकिन साथ साथ में सुरक्षा के साथ साथ कारोबार और रोजगार भी जरूरी है। और इसीलिए अब एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो कि उम्मीद 15 अगस्त से शुरू हुई थी, वो उम्मीद तो तुरंत ही खत्म हो गई। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोज, सुनील सिंह, NDTV इंडिया।
और काबुल के एक गुरुद्वारे में 320 हिंदुओं और सिखों ने गुहार लगाई है, अपनी सलामती की, और उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि वहां से उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। उनका कहना है कि बाहर हालात काफ़ी नाजुक हैं और आगे क्या होगा ये उन्हें नहीं पता है, और उन्होंने अपील की है कि जितना जल्द हो सके उन्हें वहां से निकाला जाए। और भारत में जो सिख समुदाय के लोग हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो लोग लगातार इनको लेकर चिंतित भी हैं और प्रबंध भी कर रहे हैं। हमारे साथ ही सौरभ शुक्ला ने बात की है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा से। सिरसा साहब, लगभग कितने परिवार हैं जो वहां पर गुरुद्वारों में हैं, उनके बारे में बताइए। देखिए, गुरुद्वारा में काबुल के अंदर करते परवान जो गुरुद्वारा है उसमें 320 लोग इस वक्त कुल हैं काबुल में। इनमें से 200 लोग ऐसे हैं जो गुरुद्वारे के आसपास पहले से बसे रह रहे हैं, और 120 लोग वो हैं जो गुरुद्वारों में आके जिन्होंने अभी शरण ली है। इस दौरान वो काबुल से, वो गजनी से आए हैं और जलालाबाद से और शहरों से पहुंचे हैं। 50 हिंदू परिवार हैं इसके अंदर। ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान की पैदाइश हैं, वहीं के रहने वाले हैं मूल तौर पर। इसके अलावा कल तक मेरे से 31 लोगों ने संपर्क किया जो लोग देश के अलग अलग कोनों से अफगानिस्तान में अपनी नौकरी के लिए या अपने रोजगार कमाने के लिए गए थे। 31 लोग ऐसे हैं जो भारत के हैं और वहां पे काम करने गए और हैं। अब उनका बड़ा चैलेंज क्या, उनके पास पासपोर्ट नहीं है। काफी के पास, मतलब सबके पास ऐसा नहीं है, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिनकी कंपनियों के पास पासपोर्ट रह गए, अपनी जान छुड़ाकर निकलकर वहां से भागे हैं और किसी तरीके वो काबुल पहुंचे हैं। उनमें से जो लोगों के पास उनके हाथ में पासपोर्ट नहीं है, वो भी मैंने जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से शेयर की है। 31 लोग कहाँ कहाँ पे किन किन जगहों पे रखे हुए हैं उनकी जानकारी मैंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से शेयर की है। और ये लोग जो हैं ये पिछले 3 दिन से पहले एयरपोर्ट पे थे रात को, फिर इनको परसों रात को कमांडर जो पहुंचे वहाँ पे तालिबान के, उन्होंने एयरपोर्ट से हटाया। इनसे कोई बात बुरा नहीं व्यवहार नहीं किया, इनको पानी पुनी भी पिलाया। लेकिन बाकी जो लोग वहाँ के लोकल थे उनके साथ उन्होंने बताया कि काफ़ी बुरा व्यवहार भी हुआ वहाँ पे। उन्होंने मारपीट भी बहुत की कि वो हट नहीं रहे थे एयरपोर्ट से। तो अब उसके बाद ये अलग अलग ठिकानों पर रुके हुए हैं और इनमें से कुछ लोग हैं जिनको हम गुरुद्वारे में कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने की। अपने लोगों से बातचीत करिए, वो इनको किसी तरीके ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएंगे। तो जो 31 भारतीय हैं वहां पर जो फंसे हुए, जो भारत आना चाहते हैं, उनकी डिटेल्स आपने विदेश मंत्रालय के साथ शेयर की है। क्या कोई एश्योरेंस मिला है वहां से? नहीं, विदेश मंत्रालय भी अपने लेवल पर बातचीत कर रहे हैं। इन लोगों की जो हमारे गुरुद्वारे में लोग हैं उनसे तो विदेश मंत्रालय के लोगों ने बातचीत करनी शुरू कर दी है, उनके साथ संपर्क में आ गए हैं। अब वो ये जो लोग हैं, क्योंकि इनका कोई पक्का ठिकाना नहीं है, ये अपनी जान बचाकर अलग अलग जगहों पे रुके हुए हैं। इनके भी नंबर मैंने, वहाँ के लोकल नंबर अब मैंने विदेश मंत्रालय से शेयर किए हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी वहाँ पे। अब वो इनसे भी संपर्क करने की कोशिश, लेकिन अभी तक जो मेरी आधा घंटा पहले बात हुई है, अभी तक इनसे किसी का संपर्क नहीं हुआ। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उनको सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। सहयोगी संजय कौशिक के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद हम एक ऐसे शख्स से भी आपकी मुलाकात कराएंगे जो लौट कर आए हैं अफगानिस्तान से, शुभजीत रॉय, और जिन्होंने रिपोर्टिंग भी की है वहाँ पर, और किस तरीके से उनका आखिरी दिन वहाँ पे था अफगानिस्तान में, उसके बारे में बात करेंगे। मनोरंजन भारती के साथ उन्होंने खास बातचीत की है, देखिए थोड़ी देर में। नमस्कार, NDTV इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के बहस चल रही है कि आखिरकार अफगानिस्तान में हुआ क्या, तालिबान के कब्जे में कैसा चला गया, और ये काफी दिनों तक चलेगा, अमेरिका के रोल को लेकर के और बहुत चीज को लेकर के। लेकिन एक सबसे बड़ी त्रासदी वहां ये हुई है कि जो ह्यूमन त्रासदी जिसको कहते हैं, लोगों के साथ जो कुछ घट रहा है, और इसी सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शुभजीत रॉय हैं, जर्नलिस्ट हैं इंडियन एक्सप्रेस के, जो कि अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे थे जब ये सब कुछ चल रहा था, और वहां से आए हैं वापस। जो भारतीय मिशन ने या सरकार ने जो रेस्क्यू किया वहां से इंडियंस को, राजनयिकों को, उनके साथ ही लौटे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभजीत, आपने वक्त निकाला NDTV से बातचीत के लिए। मेरा पहला सवाल यह है कि आप अपने उस एक्सपीरियंस को बताएंगे कि कैसे फंसे और कैसे एयरपोर्ट तक पहुंचे और कितने दिनों तक आप वहां पे थे।
जी, मैं वहां पे फ्राइडे इवनिंग पहुंचा था। जब तक ये क्लियर था कि तालिबान का एडवांस बहुत रैपिडली चल रहा था पिछले एक हफ्ते से, तो वहां जब मैं पहुंचा तो देखा कि सड़कों पे बाकी प्रोविंसेस से रेफ्यूजीज भाग के आ रहे थे, क्योंकि जहां जहां भी तालिबान ने कंट्रोल पे ले लिया था वहां से लोग काबुल भाग के आ रहे थे और सेफ्टी के, अपने सेफ्टी के लिए। सो वहां के जो पार्क्स हैं, काबुल में बहुत सारे पार्क्स हैं, तो वो पार्क्स में जैसे लोधी गार्डन जैसा है, वहां पे सारे पार्क्स में भरे हुए थे रेफ्यूजीज। 20-22 साल से जो पत्रकारिता कर रहा हूं, तो क्या होता है, रिपोर्टर का इंस्टिंक्ट होता है कि आप स्टोरी के साथ बने रहे, आप कभी भी घटना स्थल से हिले ना, हाँ, और आखिर तक बने रहे वो। और ये बहुत डिफिकल्ट कॉल होता है कि कब आप बाहर निकलें, क्योंकि अब आपकी पर्सनल सेफ्टी एट स्टेक पे है। तो उसी वजह से उस टाइम पे ये डिसीजन लिया कि अब जो है, अभी फिलहाल के लिए वापस चलते हैं, जब मामला सुधरेगा तो फिर वापस आएंगे। पहले मैं एयरपोर्ट पहुंचा अपने आप उस दिन 16 तारीख के सुबह, मंडे सुबह को जब पहुंचा, वहां मुझे एयर इंडिया की फ्लाइट लेनी थी। वहां जब मैं पहुंचा सुबह 5 बजे करीब, 4:50 पे करीब टू बी एग्जैक्ट, और मेरी 11 बजे की एयर इंडिया की फ्लाइट थी। मैं जब पहुंचा वहां तो फिर वहां अफरा तफरी का माहौल था, भीड़ पूरी भरी हुई थी, फैमिलीज, लोग बच्चों को बीवी को लेकर के लोग पहुंचे हुए थे अपने बस्ते के साथ, कि कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई टिकट नहीं, पर लोग एयरपोर्ट पे आ गए थे कि निकलना है बाहर मुझे। और तालिबान जो है वो 5 या 6 आर्मर्ड व्हीकल, यानी छोटी टैंक जो होती है, वो लगा करके लोगों को रोक रही थी एयरपोर्ट जाने के लिए। तो हम लोग को रोक दिया गया वहां पर, और वहां पे तालिबान चेक पॉइंट जगह जगह पे थे और हवाई पे फायरिंग कर रहे थे कि लोगों को वहां से जाने ना दिया जाए एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट पे अफरा तफरी का माहौल था। और फिर जो है करीब 6-6:30 बजे करीब उन्होंने जाने दिया और ये रास्ता खोल दिया उन्होंने कि लोग एयरपोर्ट पे घुसे। तब हजारों की तादाद में भीड़ अंदर चली गई, और फिर वो लोग जो है वहां पर बिल्कुल मतलब स्टैम्पेड जैसा सिचुएशन था। तालिबान ने हवाई फायरिंग करके भी जब रोक नहीं पाए, तो फिर उन्होंने वैसे भी गोली चलाई, उसमें कुछ लोग मरे। तो उस वक्त मैंने अपना सेफ्टी के लिए मैंने टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर मैं वहां पर रुक गया, क्योंकि बाहर गोलियां चल रही थी। तो मुझे लगा कि वो बाहर रहना सेफ नहीं है, तो फिर अंदर चल के फिर मैं एक जगह पे टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर गया। होटल से निकलने से पहले, ठीक पहले, वहां 40 या 50 तालिब फाइटर्स मेरे होटल में आ गए, और वो आ करके होटल का फैसिलिटीज चेक कर रहे थे कि कैसा है होटल ये। तो वहां से किसी तरह उस टाइम पे लगा कि ये उनसे आमना सामना हुआ, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। हाँ, उन्होंने शायद होटल स्टाफ से पूछा होगा कि ये कौन है, कौन लोग हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या बातचीत हुई, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे जाने दिया। और टैक्सी बाहर आ गई। टैक्सी से जब मैं निकला तो बीच में कई बार तालिब फाइटर्स ने चेक पॉइंट्स लगा के रखे थे, वहां पूछा तो एक एनकाउंटर, एक वाकया मैं बताना चाहूंगा। एक तालिब फाइटर ने जब रोका मुझे, पूछा कि कहाँ जाना है छात्र, तो क्योंकि ड्राइवर से पहले उसने पुश्तू में या दरी में पूछा कि कौन है ये, तो उसने बताया कि ये जर्नलिस्ट है इंडिया से। तो उसने फिर हिंदी में मुझसे पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो। मैंने कहा है इंडिया। तो वो कहता है इंडिया या इंडिया के बहाने अमेरिका, क्योंकि उनको लग रहा था सब अमेरिका भागना चाह रहे हैं, तो सारे लोग अमेरिका। तो मैंने कहा नहीं, अमेरिका में जाके क्या करूंगा, मैं तो हिंदुस्तानी हूं, मुझे तो अपना घर वापस जाना है। तो ये एनकाउंटर हुआ, और फिर जगह जगह चेक किया गया एयरपोर्ट के रास्ते में। 2-3 चेक पॉइंट्स थे, और फिर उसके बाद पर हर जगह जाने दिया गया। एक थॉट जो मेरा है कि एज ए रिपोर्टर आपका ये होता है कि आप स्टोरी पे के साथ बने रहें, और एज ए रिपोर्टर आपको पता है मनोरंजन जी कि वहां से निकलना एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, कि
ये स्टोरी को छोड़ के नहीं जाना है। पर चूंकि अपनी सेफ्टी बिकेम इशू वहां पर, क्योंकि ऐसा अनसर्टेनिटी का माहौल था और इंडियन एम्बेसी भी इवैक्यूएट कर रही थी, तो फिर मुझे लगा अभी के लिए वापस जाना चाहिए। पर अगले जैसे ही मौका मिलेगा मैं वापस जाऊंगा और इस स्टोरी के साथ बना रहूंगा। एक अंतिम का सवाल है, मेरे पास वक्त थोड़ा सा है। अब के अफगानिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो आप देख के आए और अब जो होने वाला है, जिसके बारे में बहुत शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं? क्या आपको लगता है तालिबान के रहते अफगानिस्तान एक बार फिर से उसी हालत में चला जाएगा जो पिछली बार जब उनकी सत्ता हुई थी वो हुआ था? जी, आशंका तो यही है कि तालिबान 96 to 2001 जैसे राज किया था, जैसे मिडीवल एरा के उनके लॉज और प्रैक्टिसेस, कस्टम की लड़कियों को पढ़ने नहीं देना है, औरतों को काम पे नहीं जाना है, ये एप्रिहेंशन आम अफगान में, महिलाओं में और फैमिलीज में है। पर ये तालिबान आने के बाद वो अभी तो देखिए 3 दिन हुए हैं जी, और अभी वो सिस्टम्स को, स्ट्रक्चर्स को, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि अब वो ये अफगानिस्तान 2021 वाला अफगानिस्तान 1996 वाला अफगानिस्तान से डिफरेंट है। उनको भी ये समझ है, तो इसलिए तालिबान को भी 2021 का 21वीं शताब्दी का तालिबान बनना पड़ेगा और 20वीं शताब्दी के तालिबान रह करके वो नहीं रह सकते। तो ये उनको, अगर इस देश को, अब उनको सत्ता में तो आ गए हैं पर उनको अब देश को चलाना है, तो अगर चलाना है तो उनको अपने तौर तरीके शायद बदलने पड़ेंगे। तो हमको वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्या करते क्या हैं वो हमको देखना है। जरूर, आपने सही कहा, देखना होगा क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या कुछ होता है। और आपने सबसे अच्छी बात कही कि रिपोर्टर जो है अपनी स्टोरी छोड़ना नहीं चाहता है। जब ताज पे हुआ था मुंबई में तो मैं भी 30 घंटे वहीं पे ताज के बाहर ही रह गया था अपनी रिपोर्ट करते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभजीत, आप आए वापस सकुशल, और आपकी रिपोर्ट हम पढ़ते रहे थे और आगे जब वापस जाएंगे तब भी पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।